वेलकम बैक। और पाकिस्तान में जैसे बाकी तमाम चीज़ों से हमने फ़िक्रों से आज़ाद हुए हैं, हम वो कबूतर हैं कि बिल्ली सामने, लेकिन हमने आंखें बंद की हुई हैं। तो ऐसी ही एक फ़िक्र है जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जिस पे पूरी दुनिया ने बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं और काम करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो एनवायरनमेंट पे काम करती हैं, बट अदरवाइज़ ऑन द नेशनल एजेंडा इट इज़ नो वेयर। यहाँ अगर है भी तो सिर्फ दरख्त लगाने तक है, उसके अलावा हमारी कोई ऐसी एनवायरमेंटल पॉलिसी है नहीं है सच। या एनवायरमेंटल पॉलिसी अगर रिटन में है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नज़र नहीं आती है। उस हवाले से हम बात करेंगे इस साल की थीम क्या है, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। तो थीम क्या है, दुनिया क्या सोच रही है और पाकिस्तान में किन चीज़ों का फुकदान है, यहाँ सोचने की ज़रूरत है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ द लॉयर एंड ब्लॉगर आरिफा राना साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आरिफा, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि सुबह का टाइम है और छोटे बच्चे भी साथ होते हैं, तो आरिफा इज अ मदर ऑफ अ वेरी यंग किड। उसकी बैकग्राउंड में हमें Yes, आवाज आती for रहेगी। a single it is very hard for a single mother to manage all the things. वी आर हेयर टू सपोर्ट यू एज अ चैनल एंड माई सेल्फ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जी आरिफा, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, इस साल की थीम क्या है और Yes. दुनिया किस हवाले से सोच रही है? दुनिया जिस हवाले से सोच रही है हम उस हवाले से बहुत पीछे हैं। बेसिकली इस साल की थीम जो है वो प्लास्टिक, जो चीज़ें प्लास्टिक से मेड हैं उनसे कैसे एनवायरनमेंट को महफूज रखा जाए। ठीक है। अगर हम इवन हमारे हाथ के अंदर है सोशल मीडिया, पूरा आपका पूरा यूट्यूब, आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारे सबसे ज़्यादा जो नाले वगैरह या इस तरह की चीज़ें बंद होती हैं जो बाद में सैलाब का कॉज बनते हैं, उनके अंदर या तो शापर होता है जी। या फिर आपके पेट बॉटल्स, जो प्लास्टिक बॉटल्स है ना, वो हाँ। होती हैं। अदर थिंग जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लासेस आ गए हैं वो उसके अंदर होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया ने सबसे पहले क्या किया है, उन्होंने अपने यूथ को, अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे एजुकेट करना शुरू किया है कि ये प्लास्टिक वेस्ट है, इसको आपने अलग से रखना है, और उनके पास प्रॉपर प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने के प्लांट्स भी मौजूद हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्लांट्स नहीं भी मौजूद, लेकिन एटलीस्ट हम बच्चों को ये एजुकेट कर सकते हैं कि बेटा आपने इसको नाली में नहीं डालना, आपने इसको गली में नहीं डालना, ये प्रॉपर इसका वेस्ट बिन है, इसको आपने इसमें रखना है। और इससे बहुत सारी चीजें जो है वो रिसाइकल होकर बनती हैं। पाकिस्तान में कुछ हद तक काम हो भी रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे, बट सबसे अहम बात ये है कि उनकी सेग्रीगेशन जो है वो जाके कबाड़ खाने में होती है। आपने जी। देखा होगा में बच्चे पेपर या प्लास्टिक सही। इस तरह की चीजें चुन रहे होते हैं, तो वो उस लेवल पे तो चलो चुन के वो जाके कबाड़ खाने में देते हैं और वहां पे करते हैं, बट ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ये होम बेस्ड काम शुरू होता है, यानी घर से ही आपका वो वेस्ट अलग हो जाता है। जी। पहली बात तो ये, उससे एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा ये कि वो प्रॉपरली जहाँ पे रिसाइकल होना होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। तो हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं। हम हर चीज सोचते हैं कि हमें कोई करके दे जाएगा, बट हमें कोई करके नहीं देता, अच्छा, हमने इसमें खुद कुछ से चीज़ें करना है आरिफा साहिबा, सबसे पहले। हाँ, हमें क्या क्या करना है आप वो बताएंगी? क्योंकि जब हम ये प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान की प्लास्टिक ये इसमें मैन्युफैक्चरर्स जो डालिए और हैं ये इसमें वो डालिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बुरा भी मनाते हैं, लेकिन हमें कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारी अपनी तरबियत नहीं हो रही, हम कपड़े के थैले नहीं यूज़ करना चाहते, हम वही बॉटल्स लेते हैं ज़्यादातर जो प्लास्टिक की होती हैं, क्योंकि वो टूटेंगी नहीं। और हमारी ऐसी बहुत सारी आदत हैं, ज़ाहिर है प्लास्टिक से वो चीज़ें भी बन रही हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं, जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फ़ायदे की कुछ चीज़ें। तो वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अलग कहते हैं कि जी ये तो बुरा भला कहते रहते हैं। हमें करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम अपने होम बेस्ड लोगों को, मतलब आपके डोमेस्टिक जितने भी सुनने वाले हैं, एटलीस्ट वही या और लोग जो हैं उसमें एजुकेट किया जाए, स्कूल्स में इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए। क्योंकि बच्चा घर के बाद अगर किसी की बात सुनता है तो वो अपने स्कूल टीचर की सुनता है। स्कूल्स में एजुकेशन होगी, ऑलरेडी एक ऐसी हम नस्ल देंगे जो सेंसिटाइज होगी इस चीज़ के बारे में, ताकि फ्यूचर में इस चीज़ के वो ये चीज़ हमारे लिए एजुकेशन आरफा प्रॉब्लम ना साहिबा, क्रिएट करे। वो एजुकेशन में दो तीन चीज़ें वो बता दीजिए जो आज माँ बाप सुन के अपने बच्चों को बता सकें कि ये करना है और ये नहीं करना। सबसे पहले तो ये, घर में अगर आप वेस्ट बिन रख रहे हैं तो आप दो तरह के वेस्ट बिन रखें।
ठीक है। उनको ऊपर कलर कर दें, आप कोई डिफरेंट सा कलर कर दें, किसी को ब्लू कर दें या रेड कर दें। तो उसको बताएं कि जो आपने प्लास्टिक की चीज यूज की ना, जैसे शॉपर हो गया, रैपर हो गया किसी चीज का, या कोई आपने जूस पिया है किसी प्लास्टिक की बोतल में, वो हो गई, कोई डिस्पोजेबल ग्लास प्लास्टिक का हो गया, प्लास्टिक का, नॉट वो जो थर्माकोल होता है उसका। अच्छा, वो आपने उस डिफरेंट कलर वाले वेस्ट बिन में डालना है। छोटा बच्चा तो कलर समझता है ना, उसको चीजें नहीं पता होती, वो आप वहां से इस चीज को शुरू करें। स्कूल्स में भी सेपरेट से डस्टबिन इस तरह के लगाए जाएं कि जिसमें बच्चों को ये एडुकेट किया जाए कि आपने अपनी ब्रेक टाइम ठीक के है। बाद जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इस प्रॉपर उसमें डालना है। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सेग्रीगेशन अच्छा आरफा, वो तो कर लेंगे, ये घरों में भी हो जाएगा, स्कूल में भी हो जाएगा। जो कचरा जमा करने वाले आते हैं या जो गाड़ियां आती हैं वो तो सारा फिर एक साथ मिला देंगे। मैम बात तो यही है कि यहाँ पे पूरे एक सिस्टम की जरूरत है। हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे तो ये आगे जाएगा ना। पूरा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट में एक तो इन्होंने शुरू किया था कुछ हद तक, जहाँ से वेस्ट जो है वो सेग्रीगेट किया जाता था एट द टाइम ऑफ जब वो डंपिंग करते हैं ना, उसको वो डंपिंग जब करते थे वहां पे वेस्ट करते, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ ऐसा वेस्ट होता है जिसको रिसाइकल करके आप खाने पीने की चीजों में नहीं यूज कर सकते, तो उसके वो बाउल्स और उसकी प्लेट्स और इस तरह की चीजें जो है वो बनाई जाने लगी। तो इस चीज को फिर वहां पे स्टे कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। ठीक है। बात पूरी वही है कि हमें एक पूरे सिस्टम की जरूरत है। और ये जो छोटी सी आवाज हमें आ रही है, तो अगर आपके करीब है तो इसकी तस्वीर भी दिखा दें, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। करीब है आपके? ओके, मेरे पास पानी का गिलास लेके एक्चुअली ठहरी, पानी का ग्लास लेकर आई है। ठीक है, थैंक यू सो मच आरफा, आपने हमें बड़ा कीमती वक्त दिया। और एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद ब्रेक आ गया है, या हम पैकेज चला रहे हैं? पैकेज। सो देयर इज दिस पैकेज जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक कब्रिस्तान है जिसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा पैकेज में, जिसमें लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर शायद भूत हैं या जिन हैं या न जाने क्या है, लेकिन वो एक विरसे के तौर पर प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन ज़बू हाली का शिकार है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा आपको बेहतर पता चलेगा इस पैकेज। गवादर की तहसील पसनी में शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर पहाड़ के दामन में एक कदीम कब्रिस्तान मौजूद है। कब्रिस्तान के चारों अतराफ फैली खामोशी और वीरानी इस शहर खामोशा को पुरस्कार बना रही है। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा हुआ करता था। पसनी के जनूब मगरबी इलाके बबरशोर की इस पहाड़ी को मुकामी लोग देगान के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब भूतों का मस्कन है। पसनी के एक रिहायशी ज़रीफ ने बताया कि 16वीं सदी में ये कलमती कबीले का कब्रिस्तान हुआ करता था। इस कब्रिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाए जाते हैं, मगर जो मजबूत आरा ये है कि ये कब्रें 16वीं सदी के हैं और कलमती ट्राइब के हैं। इसके जो ये आरा जो लोग रखते हैं, इसकी मजबूती के लिए उनका कहना है कि भवानी कब्रिस्तान जो है अपचुकी और टट्टा कब्रिस्तान मुकली, ये जो कब्रें सेम हैं, मुमासलस में पाई जाती है। यहाँ 100 से जायद मर्द व ख़वातीन और बच्चों की कब्रें ज्योमेट्रिकल तर्ज पर बनाई गई हैं। इन कब्रों के पत्थर कतार दर कतार पट्टी की तर्ज पर जोड़े गए हैं, जो उम्दा नक्शो निकारी और माहिराना संग तराशी से मुज़य्यन हैं। ये कब्रें खास पीले सुर्खी माइल रेतीले पत्थर से तराशी गई हैं, जो पसनी के पहाड़ ज़ेरीन और शुमाल बदन के पहाड़ी सिलसिले से लाए गए। पसनी से गुजरने वालों के कदम एक मर्तबा जरूर इस कब्रिस्तान को देखने के लिए रुक जाते हैं। आके मैंने देखा तो यहाँ पर मुनफरिद नौइयत की जो कब्रें हैं, जिन पे नक्शो निगार किया गया है, जिनसे जाहिर होता है कि ये बहुत पुरानी कब्रें, लेकिन बदकिस्मती से अदम तवज्जुही के बायस जो है ये कब्रें जो हैं मादूम होती जा रही हैं। ये कब्रिस्तान तारीख के औराक का न सिर्फ एक गुमशुदा बाप है, बल्कि बलोची तहजीब की अक्कासी भी है। मौसमियाती तब्दीलियों और अदम तवज्जुही के बायस यहाँ मौजूद बेशतर कब्रें अब टूट चुकी हैं। आसार कदीमा और महकमा सकाफत तहकीक करके इन कब्रों की दुरुस्त तारीख और मालूमात हासिल कर सकती है। देगान का कब्रिस्तान हमारा कौमी विरसा है। अगर इसकी हिफाजत के लिए बरवक्त इकदामात ना किए गए तो इसके मादूम होने के खदशात मजीद बढ़ सकते हैं।
कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, पसनी।